हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। यहां पर कुछ बातों को समझना जरूरी है स्टूडेंट, कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारे पास यदि इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस के अणु उपस्थित हैं, इस प्रकार से, अब इन हाइड्रोजन गैस के अणुओं में जब विद्युत धारा दी जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस के जो अणु हैं वो परमाणु में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि परमाणु में बदल जाते हैं। तो हमारा पॉइंट ये कहता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उससे हाइड्रोजन परमाणु से समान आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय किरणें उत्सर्जित होती है, जिनको हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो हमारे जो 2 पॉइंट तैयार हो गए हैं, इनको हम लिखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला है कि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन परमाणु में वियोजित, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु जो बनेंगे वो उच्च ऊर्जा वाले होंगे। तो हम इसके साथ में कोष्टक में लिख सकते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु में वियोजित हो जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, अब क्योंकि हमें बार बार इसको हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम प्रतीक को भी दर्शा सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु से विभिन्न आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। विकिरण उत्सर्जित होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अब यहां पर एक वैज्ञानिक की एंट्री होती है स्टूडेंट, जिनका नाम है कि बामर। यानी कि जैसा कि हम कुछ श्रेणियों के नाम सुनते हैं, इसमें एक नाम आता है कि बामर वैज्ञानिक का नाम आता है, जिन्होंने सन 1885 में इन्होंने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं जिनको हम तरंग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तरंग संख्या को हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम में जो बनने वाली रेखाएं हैं, इन रेखा को हम तरंग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए एक उन्होंने सूत्र भी दिया जो हम अभी लिखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, 1885 में बामर ने बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका सूत्र निम्न प्रकार होगा। यहां पर सूत्र स्टूडेंट आप ध्यान से समझे, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार पूछा जा सकता है, इस प्रकार न्यू बार होगा इज इक्वल टू 109677, यानी कि इस प्रकार से एक संख्या होगी जिसको हमें इसमें इनपुट करना होगा हमें। अब 1/2² माइनस 1/n², कोष्टक बंद, सेंटीमीटर -1, इस प्रकार का एक सूत्र जो है वो आपको लिखना पड़ेगा।
हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हम। तो इसमें बताया गया है कि इस सूत्र से जो वर्णित रेखाएं होती है उनको हम बामर श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, इस सूत्र से वर्णित रेखाएं बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। अब क्योंकि आपको इस बात को समझना बहुत ही जरूरी होगा कि ये जो रेखाएं हैं वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। तो हम लिखेंगे ये रेखाएं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं हम, स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट बामर ने अपना तर्क रखा, इसके तत्पश्चात एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है जोहान्स रिडबर्ग, जिन्होंने इस सूत्र को एक व्यवस्थित रूप जो है वो प्रदान किया। तो हमारा अगला पॉइंट होगा स्टूडेंट, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहान्स रिडबर्ग। इन्होंने बताया कि जैसा कि बामर ने तो बताया कि केवल बामर श्रेणी के लिए उस सूत्र को प्रतिपादित किया, लेकिन जोहान्स रिडबर्ग ने सभी श्रेणी की रेखाओं के लिए इस सूत्र में थोड़ा परिवर्तन किया। और यह सूत्र किस प्रकार दिया स्टूडेंट, इस बात को आप समझिएगा। हम लिखेंगे पहले, जोहान्स रिडबर्ग ने सभी श्रेणी की रेखाओं के लिए सूत्र में निम्न प्रकार परिवर्तन किया। अब सूत्र किस प्रकार दिया उन्होंने, न्यू बार तो वैसा का वैसा रखा, उसके पश्चात 109,677, इसके साथ में उन्होंने क्या किया कि 1/n1 स्क्वायर रखा, उसके पश्चात 1/n2 और कोष्टक बंद, यहां पर स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, सेंटीमीटर -1। अब यहां पर n1 और n2 किन के लिए दिए गए, इस बात को हम समझते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि n1 दिया गया है स्टूडेंट। हाँ, एक बार इस संख्या को समझना जरूरी है कि ये जो संख्या दी गई इसको कौन सी संख्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आप 109,677 इज इक्वल टू, इसको हम रिडबर्ग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। हम लिखेंगे रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि n1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मान आगे बढ़ते हुए हो सकते हैं n1 के। इसी प्रकार n2 के जो मान है वो हो सकते हैं n1 + 2, n1 + 3, n1 + 4, n1 + 4, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कि n1 के जो मान है उनका क्या अर्थ है। इसको समझने के लिए हम एक बार यहां देखते हैं कि n1 का इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 n5, यानी इस प्रकार से इसके मान है। तो ये संख्या जो है वो प्रदर्शित करती है कि उसमें श्रेणियां कितनी है, यानी कि स्पेक्ट्रम में श्रेणियां कितनी बन रही है, उनके नाम हम भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे नाम है कि श्रेणी का नाम, इसके साथ में n1 का मान, n2 का मान, और इसी प्रकार से हमारे पास कौन कौन से दृश्य क्षेत्र बन रहे हैं, यानी कि स्पेक्ट्रमी क्षेत्र कहेंगे हम इसको, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र। अब यहां पर नाम ध्यान से समझे स्टूडेंट कि जितने भी नाम दिए गए हैं वो वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार उन्हें जो श्रेणी का नाम है वो
दिए गए हैं। हमारे पास पहला नाम है लाइमन बामर, जो कि हमने अभी पढ़ा है, लाइमन बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड। वैसे इसमें श्रेणियां बहुत सारी दी गई है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग एक जो केवल 5 श्रेणियां हैं इन्हीं को बताया गया है। इस प्रकार से होगा। और N1 के जो मान है शुरू में वही होंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर N2 के मान 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। इस प्रकार जो है इसके बढ़ते हुए मान होंगे। अब स्पेक्ट्रम में जो क्षेत्र होगा वो होगा स्टूडेंट पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र जो कि लाइमन के लिए होगा। उसके बाद बामर के लिए होगा दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। उसके बाद अवरक्त, अवरक्त और अवरक्त। इस प्रकार से जो है इसके सारे मान होंगे। अब यहां पर इस बात को आपको समझने जरूरी होगा स्टूडेंट, अवरक्त इस प्रकार से इसके जो है नाम, और एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस बात को आपको समझना होगा कि लाइमन बामर पास्टर इस प्रकार की जो 5 हमें श्रेणियां दी गई हैं, इन श्रेणियों में स्पेक्ट्रम में रेखाएं किस प्रकार व्यवस्थित है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक डायग्राम से। तो हम इस प्रकार से इस डायग्राम को बनाएंगे स्टूडेंट। अब इन रेखाओं के जो नाम क्रमशः होंगे वो होंगे N1 जैसा कि हमने पढ़ा है कि लाइमन श्रेणी के लिए, N2 N3 N4 N5 N5। और ये आगे जो है इसका अनंत का प्रतीक है, यानी कि N इज इक्वल टू अनंत, इंफिनिट। अब यहां पर समझना आपको कि इस श्रेणी को कहते हैं लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी। अब यहां पर इसकी ऊर्जा जो होगी इस प्रकार से होगी, इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ होगी। उसके पश्चात लाइमन श्रेणी की जो स्पेक्ट्रम में रेखा है वो किस प्रकार होगी, वो होगी स्टूडेंट इस प्रकार से। इस प्रकार के इसकी रेखाएं व्यवस्थित होगी। अब बामर श्रेणी की रेखाओं की बात करें हम, वो कुछ इस प्रकार होगी, और पास्टन श्रेणी की रेखाएं ठीक इस प्रकार होगी। और यहां पर इनमें स्पेक्ट्रम में रेखाओं को हमें विधिवत रूप से बनाना है। अगर एग्जाम में डायग्राम के बारे में पूछा गया तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसके जो क्षेत्र है यानी कि स्पेक्ट्रम में क्षेत्र कौन कौन से हैं तो हम लिख सकते हैं। यहां पर है पराबैंगनी क्षेत्र, या दृश्य क्षेत्र लिख सकते हैं हम, जैसा कि हमने पहले सारणी में लिखा है। और यहां पर हम लिखेंगे अवरक्त क्षेत्र। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन किया, तथा उसके छोटे मोटे जो डाउट थे यानी कि कौन कौन से सूत्र है, किस प्रकार उनको प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।